रिकॉर्डिंग शुरू हो गई और शेयर स्क्रीन हो गया। ठीक है, ये आपके सामने आ रहा है स्क्रीन मेरा? जी सर। देखिए, कॉस्मिक, पहली बात तो पहला पहला सवाल तो यही हम समझते हैं कि ये कॉस्मिक रेडिएशंस क्या होती हैं और कहाँ से आती हैं। देखिए, जैसे कि लफ्ज़ है कॉस्मॉस, इसका मतलब ये है कि ये रेडिएशन ज़मीन के कहीं बाहर से आ रही हैं। और ज़मीन के बाहर से भी कहाँ था, जब हमने लफ्ज़ कॉस्मिक इस्तेमाल किया, इसका मतलब है कि इनका ओरिजिन हमारा जो सोलर सिस्टम है, इवन इसके बाहर तक हो सकता है। वरना हम कह सकते थे कि सोलर सिस्टम रेज या इस तरह की कोई चीज़ बात कर सकते थे, जो हमने नहीं की। तो अ, देखिए, पहली बात तो ये कि कॉस्मिक रेडिएशन किसी एक पर्टिकुलर टाइप के जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए नहीं है। अच्छा, ये एक बात और समझ लीजिए कि अब ये जो वर्ड्स हैं रेज, पार्टिकल, वेव्स वगैरह, ठीक है, हम इनमें फ़र्क करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें बहुत ही जनरल टाइप में ले लेते हैं तो हम उन्हें, क्योंकि ये पुराना वर्ड चला आ रहा है, क्योंकि आज से तकरीबन आप समझें 100 साल पहले तक लोगों को इतनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में डिफरेंस नहीं था। तो बस वो जब शुरू में चीज़ें लोगों ने ऑब्ज़र्व करना शुरू की तो उन्होंने जस्ट एक नाम दे दिया, रेज, कॉस्मिक रे। जबकि हमें मालूम है कि ये जो बाहर से जो हमारे पास रेडिएशन आ रही है वो महज हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। मिसाल के तौर पे, अगर कहीं सुपरनोवा होता है, यानी कि स्टार जो है वो अपने ग्रेविटेशनल प्रेशर में वो बर्स्ट कर जाता है। अब ये भी एक अलग सवाल है, सुपरनोवाज क्या होते हैं। बहरहाल, उस पर फिर हम कभी बात करेंगे। तो जब वो बर्स्ट करता है तो उसमें से मुख्तलिफ समझें कि पार्टिकल्स निकलते हैं, रेज निकलती हैं। तो अक्सर चूँकि वो बहुत हाई एनर्जी का जो एक्सप्लोजन होता है, या दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकरा जाएं, इस तरह की कोई चीज़ हो, या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ब्लैक होल है, उसके गिर्द अगर कोई उसका कंपेनियन स्टार मूव कर रहा है, तो उसका जो मैटर होता है कंपेनियन स्टार का, वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से निकल निकल के ब्लैक होल में गिर रहा होता है। तो चूंकि ग्रेविटेशनल पुल इतना इतना स्ट्रांग होता है कि जब वो पार्टिकल उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर आयोनाइज हो जाते हैं। और आपको पता है, जब भी हमारे पास आयंस हों, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स हों और वो एक्सेलरेट हों, तो वो हमेशा रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट करते हैं। तो उनमें से बेसिकली ये जो होती हैं गैमा रेज निकलती हैं। जब भी हाई हाई एनर्जी एक्सप्लोजन्स होंगे तो हमारे पास जो है वो बेसिकली गैमा रेज आती हैं। वो और बात है, अगर फासला बहुत ज़्यादा है तो वो चलते वक्त तो वहाँ से गैमा रेज होती हैं और हम तक आते आते वो ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट होती है। और कॉस्मिक डॉपलर इफेक्ट वगैरह की वजह से, या कॉस्मिक रेड शिफ्ट जो कहलाती है, उसकी वजह से उनकी एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन बहरहाल हमें रेड शिफ्ट की वजह से अंदाज़ा हो जाता है कि जब चली थी तो ये गैमा रेडिएशन थी। तो इस तरह की चीज़ें भी हमारे पास आ रही हैं। प्लस अगर जैसे फ़र्ज़ करें कि सूरज के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, तो वहाँ से हमारे पास न्यूट्रिनोस के पूरे शावर आ रहे हैं, तो वो भी एक तरह से कॉस्मिक रेज में शामिल होते हैं। या इसी तरह जो स्टार्स बर्स्ट कर रहे हैं सुपरनोवा में, तो वहाँ से प्रोटॉन और दूसरे चार्ज पार्टिकल्स भी बाहर निकलते हैं। तो वो एक दफ़ा चलना शुरू हो जाते हैं, तो अगर कोई और रुकावट नहीं बीच में आई, कोई और फ़र्ज़ करें स्टार नहीं आया, या किसी दूसरे स्टार की या किसी और ऐसे प्लैनेट की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आई, तो वो, आपको पता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ चलता है, एक पार्टिकल चल पड़ा तो बस वो सीधा स्ट्रेट लाइन में चलता रहता है। तो वो कभी कभार इस तरह होता है कि वो बहुत दूर के चले हुए प्रोटॉन जो हैं वो ज़मीन तक भी आ जाते हैं। और वो चूँकि आपको पता है कि स्पेस में कोई फ्रिक्शन एज सच इस तरह की नहीं है जिस तरह की हमारे पास यहाँ एयर मौजूद है। तो वो हाई हाई एनर्जी वो होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल न्यूक्लियाइड होते हैं, या न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो वो हमारे जो अपर एटमॉस्फेयर है उसको आके हिट करते हैं। और उसमें आपको पता है कि हमारे ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ स्फीयर्स हैं, जिसमें से एक जो है वो आयनोस्फीयर कहलाता है, जिसमें आयन्स हैं, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स हैं, राइट। मुख्तलिफ समझें कि ये जो होती हैं इवन गैसेज हैं, लेकिन वो आयोनाइज हालत में है। ये बहुत काम का स्फीयर है, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन जो है अक्सर वो बेसिकली आयोनोस्फीयर के थ्रू हो रही होती है।
ये ऐसे ही है कि आयोनोस्फीयर एक तरह के जो वो होता है मिरर होता है, उसका काम कर रही होती है कि आप यहाँ से सिग्नल भेजते हैं, वो आयोनोस्फीयर आइंस के साथ टकराता है और टकरा के ज़मीन के दूसरी तरफ यानी कि आप अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान से सिग्नल भेज रहे हैं, वो सिग्नल जाएगा आयोनोस्फीयर से टकराएगा, टकरा के वो फ़र्ज़ करें अमेरिका में कोई और बैठा हुआ है, वो वहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरह की कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो वो जो आयोनोस्फेयर है उस पे आके जब कॉस्मिक रेडिएशन टकराती हैं, राइट, तो ये हमें पता है कि जब वो टकराएंगी तो वो अपनी एनर्जी और मोमेंटम उन पार्टिकल्स को देंगी। अच्छा, जब वो इतनी ज़ोर से टकराएंगी तो उनकी जो एनर्जी है, उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग अगर फ़र्ज़ करें उन्होंने इतनी एनर्जी थी कि वो अगर फ़र्ज़ करें कि जैसे कि इस फिगर में दिखाया है कि एक के हमारे पास कॉस्मिक रेज आई, राइट, वो यहाँ टकराई, फ़र्ज़ करें उनके पास इतनी एनर्जी थी कि उन्होंने पायोन का जो वो होता है रेस्ट मैस होता है, कम से कम इतनी एनर्जी बची तो उन्होंने एक पायोन उन्होंने जो है वो जनरेट कर दिया, एंड सो ऑन। तो जितनी एनर्जी अवेलेबल होती है, उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग अगर पार्टिकल्स बन सकते हुए तो फिर वो बनना शुरू हो जाते हैं। आप लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सारे रूल्स जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़े हैं वो अपनी जगह पर इंटैक्ट रहते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं आता। उन रूल्स को सेटिस्फाई करते हुए वो जो आने वाला पार्टिकल है वो जब अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है आयनोस्फीयर के जो हमारे पास आयंस मौजूद हैं, तो उन वो टकराने की वजह से, क्योंकि वो बहुत हाईली वो बहुत हाई एनर्जी के होते हैं पार्टिकल, जो इन टर्म्स ऑफ से ये जो हैं हमें कॉस्मिक रेज आ रहे होते हैं, तो उनकी टकराने की वजह से हमारे पास इस तरह के पार्टिकल शावरिंग जो है शुरू हो जाती है, जैसे पाई नॉट, पाई प्लस माइनस, एन स्टैंड फॉर सम न्यूक्लियन, नहीं बल्कि सॉरी न्यूट्रॉन है, पी स्टैंड फॉर द प्रोटॉन, एंड सो ऑन। तो और फिर फर्दर ये जो पार्टिकल्स होते हैं नहीं बल्कि मेरे ख्याल से ये इनसे मुराद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एन स्टैंड फॉर द न्यूट्रल पार्टिकल। इसने पी के बारे में नहीं बताया हुआ। पी तो प्रोटॉन है, कैपिटल एन जो लिखा हुआ है तो फिर ये इससे मुराद न्यूक्लियन होने चाहिए। मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके एक न्यूक्लियस बना रहे हों, इस तरह की चीज़ें भी बन सकती हैं जो कि बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं, हाईली एनर्जेटिक होती हैं, हाईली अनस्टेबल होती हैं। तो थोड़ी देर तक वो आगे जाती हैं और फिर डिके कर जाती हैं, क्योंकि इन्होंने एन बनाया हुआ है और साथ में पी बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं, इसका मतलब है कि ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, तो ये न्यूक्लियन होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो फिर वो जो फर्दर ये जो पार्टिकल्स हैं जैसे पाई नॉट हैं, ये फर्दर फिर डिके कर सकते हैं गैमाज में, क्योंकि हमें पता है कि पाई नॉट सवाए दो गैमाज तो किस में जाएगा, और फिर वो गैमा जो है वो पेयर प्रोडक्शन करके ई प्लस ई माइनस में आ सकता है, राइट, एंड सो ऑन। ये फिगर कंप्लीट नहीं है क्योंकि आपको पता है कि ये महज ई प्लस जो है वो महज गैमा में नहीं जा सकता, कि साथ में कुछ और भी होगा, राइट। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो हमारे पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छे डिटेक्टर्स हों, पार्टिकल डिटेक्टर्स होते हैं, तो हमें अंदाज़ा होगा कि ज़मीन तक, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे आप अपने पास बैठे हुए हैं, जैसे आपको याद है पता नहीं आप लोगों ने वो जीएम ट्यूब इस्तेमाल की कि नहीं, क्योंकि पिछले साल तो जी कुछ सर, की हैं। की है आपने। तो आपने देखा होगा कि आप अगर जीएम ट्यूब के आगे कोई सोर्स ना भी लिखें, तब भी वो कुछ काउंट कर रही होती है, टिक 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 आवाज़ आ रही होती है उसमें से, और नंबर्स चल रहे होते हैं। तो वो बेसिकली इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन वगैरह जो आ रहे होते हैं, वो उनको भी काउंट कर रही होती है, ठीक है ना। और और इन ये जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है उनके अलावा हमारे पास मियॉन भी ज़मीन तक पहुंच जाते हैं। बस ये कि मियॉन को ज़रा पकड़ना थोड़ा सा एक वो एक ज़्यादा थोड़ी सी मुश्किल चीज़ होती है टेक्निकली। तो उनको देखने के अपने डिटेक्टर्स मौजूद हैं। इसी तरह जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है उसका एक वह डिटेक्टर है सीएमएस, जो कहलाता है कॉम्पैक्ट मियॉन सोलेनाइड डिटेक्टर कहलाता है। समझें वो तीन चार बिल्डिंग
ऊंचा है और 4-5-6 बिल्डिंग लंबा है वो आई मीन डिटेक्टर, जहाँ पे पार्टिकल आपस में टकराते हैं। तो उसके जो एंड कैप है, यानी कि उसका शेप कुछ सिलेंड्रिकल शेप टाइप का है वो, सही है, इस तरह का है। कभी मैं आपको उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा। यहाँ से वो बीम पाइप्स आ रहे हैं और यहाँ सेंटर में कहीं वो प्रोटॉन प्रोटॉन टकराते हैं। तो ये जो उसके एंड कैप्स हैं, ये पाकिस्तान ने जो है वो सर्न को जो है बना के दिए हैं। और ये जो एंड कैप्स हैं, इनमें ख़ास किस्म के डिटेक्टर्स लगे हुए, मैग्नेट्स हैं बहुत बड़े बड़े, और उन उन और मैग्नेट्स के साथ उसमें डिटेक्टर्स लगे हुए जो कि आरपीसीज कहलाते हैं, रेजिस्टिव प्लेट चैम्बर्स। वो मियॉन पकड़ने में काम आते हैं, क्योंकि मियॉन इस तरह के पार्टिकल्स हैं कि इवन यहाँ पर अगर कलूजन हो रही हो तो वो समहाउ स्केप करते हुए एंड तक पहुँच जाते हैं। तो उनको देखने के लिए हमें ज़रा सा टेक्निक्स को डिफरेंट करना पड़ता है। तो ये बेसिकली जो कॉस्मिक रेडिएशन है वो ज़मीन पर जब आती हैं तो वो इस तरह के काम कर रही होती हैं। तो आप जहाँ पे अभी बैठे हुए हैं और आप समझ रहे हैं कि आप कमरे में बंद हैं, कुछ नहीं है, तो ये आपकी महज गलतफहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर कॉन्स्टेंटली बीइंग बम्बार्डेड बाय कॉस्मिक रेडिएशन, या जो आप कह सकते हैं सेकेंडरी शावरिंग हो रही है। ये तो मेन हमारे पास कॉस्मिक रे आई, और उसके टकराने के बाद उसने जो वो जो होता है जिसको हम कहते हैं कैस्केड रिएक्शन शुरू कर दिया। तो इससे ये फर्दर शावरिंग शुरू हो गई। तो इनमें से अक्सर पार्टिकल पैदा होते हैं और थोड़ी सी देर चलने के बाद वो, क्योंकि उनकी हाफ लाइफ पूरी हो जाती है, तो वो डिके कर जाते हैं। बट स्टिल हमारे पास हम तक जो चीज़ें पहुंच रही होती हैं उसमें न्यूट्रिनोस पहुंच रहे होते हैं। मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, अबाउट 40,000 न्यूट्रिनोज हमारे 1 मिनट में या 1 घंटे के अंदर हमारे बॉडी से गुजर रहे होते हैं। न्यूट्रिनोज का चूँकि क्रॉस सेक्शन ना होने के बराबर है, तो थैंक्स गॉड के इतने न्यूट्रिनोज हमारी बॉडी में से गुजर रहे हैं। क्योंकि न्यूट्रिनोज इस तरह का पार्टिकल है कि आप ज़मीन के ऊपर, यानी कि आप नॉर्थ पोल पर मारें, जिस तरह बॉल मारते हैं ना ज़मीन पे, आप अगर इस तरह न्यूट्रिनो को मारें तो वो दूसरी तरफ साउथ पोल से न्यूट्रिनो निकल जाए बगैर किसी चीज़ से टकराए हुए। तो इसी तरह न्यूट्रिनोज हमारी बॉडी से भी गुजर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, ये हम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इनकी बहरहाल अच्छी बात यह कि इनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है कि हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह हों। लेकिन अगर हम फ़र्ज़ करें स्पेस में चले जाएं, स्पेस में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वहाँ सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो हम सांस नहीं ले सकते, या प्रेशर बहुत कम है तो हमें स्पेस सूट ख़ास किस्म के पहनने पड़ेंगे ताकि हम प्रेशर को मेंटेन कर सकें। बल्कि उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका जो स्पेस सूट है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। इसी तरह जो स्पेस शटल है वो किस मटेरियल की बनी हुई है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये जो इनकमिंग कॉस्मिक रेज हैं, इसमें इंतहाई हाई एनर्जी के प्रोटॉन जो है शामिल होते हैं, और इवन ड्यूट्रॉन जो हैवी न्यूक्लियाइड हैं। आपको पता है कि अगर किसी हाइड्रोजन न्यूक्लियस में अगर न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ जाए तो वो हैवी हाइड्रोजन्स कहलाते हैं या न्यूट्रॉन्स होते हैं, एंड सो ऑन। तो इस तरह के हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स भी कहीं पर किसी सुपरनोवा में या किसी स्टार के कोर में बने होते हैं और वो आ रहे होते हैं। अगर हम फर्ज करें चांद पर या इस तरह के किसी आजकल मार्स पे लोग पहुंचे हुए हैं या स्पेस में, आप अगर इस तरह के बस सूट पहन के चले जाएं कि उसने बस आपको ऑक्सीजन फराहम कर रहा है और साथ में वो जो जो आपको प्रेशर चाहिए जो ज़मीन पर होता है बाहर नहीं होता उसको मेंटेन कर रहा है, लेकिन आप कॉस्मिक रेस को के लिए कुछ नहीं किया, तो आपको मेरे ख्याल से मुश्किल से चंद मिनट लगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कॉस्मिक रेज आपको जान से मार डालेंगी। उसकी वजह ये क्योंकि कॉस्मिक रेज जो है वो डायरेक्टली जाके आपकी डीएनए लेवल के ऊपर आपके सेल्स को जो है वो डेड कर देंगी। ठीक है ना, क्योंकि वो जो काम यहाँ कर रही हैं वो वही काम जाके आपके डीएनए के साथ करेंगी। डीएनए के जो बेसिकली सेल हैं, सेल क्योंकि प्रोटॉन का साइज आपको पता है कितना कम होता है, तो वो तो जब देखेंगे जाके उनको डीएनए भी नहीं दिखेगा, बल्कि समझेंगे वो जो उसके बहुत ही वो जिन सेल्स के मिलकर बना हुआ, मतलब आपको पता है सेल के अंदर डीएनए होता है, वो जिन समझें कि एलिमेंट्स का मिलके बना हुआ है वो जाके बिल्कुल उसके न्यूक्लियस पे जाके हिट करेंगी और वो सेल लेवल के ऊपर
चीज़ों को जो है वो ख़राब कर सकती हैं और डेड कर देंगी, पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या। तो इस वजह से ये जो सूट बनाए जाते हैं या जो स्पेस शटल्स जाती हैं उनके ऊपर जो कोटिंग होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो आजकल शायद आपको मालूम हो कि स्पेस रिसर्च के अंदर मटेरियल साइंसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। इवन हमारे जो स्पा है इसमें भी कुछ लोग हैं वो मटेरियल साइंसेस पढ़वा रहे हैं इस वजह से कि आपको एक कोटिंग समझ में आ सके कि किस तरह की कोटिंग की जाए। वहाँ यूएस में हमारे एक इंडियन दोस्त है, उनकी पीएचडी का कुछ काम इसी हवाले से था कि ऐसे मटेरियल डिज़ाइन किए जाएं कि मतलब जो स्पेस शटल्स बाहर जाएं तो वो उसको रेजिस्ट कर सकें। क्योंकि एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मसला जो ख़ासतौर पर ज़मीन के हवाले से पैदा होता है वो ये कि आपको पता हो कि जो हमारा सूरज है, जो सन है, ठीक है, इसके अंदर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स बन रहे होते हैं हर वक्त। ख़तरनाक किस्म के एक्सप्लोजन्स हो रहे होते हैं, समझे एटॉमिक बम्स फट रहे हैं। तो इसकी जो सरफेस हम नॉर्मली इतना गोल बना देते हैं, इतनी गोल होती नहीं है। होता क्या है कि इसमें प्लाज्मा के समझेंगे तूफान उठ रहे होते हैं, राइट। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इतनी ज़ोरदार तरीके से यहाँ धमाका होता है, फ़र्ज़ करें इसके सरफेस पे, कि जो इसका मटेरियल है, जो प्लाज्मा, वो मिलियंस ऑफ माइल दूर तक चला जाता है। और उनको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोमिनेंसेस कहलाते हैं। आप गूगल करके देख सकते हैं प्रोमिनेंसेस। प्रोमिनेंट का वर्ड होता है ना, बहुत वाजे होना, तो वहाँ से प्रोमिनेंसेस निकलते हैं। जिस तरह आपने आग जलती हुई देखी ना, उसमें से कभी कभी उसके लपके बाहर निकल के आते हैं, एग्जैक्टली समथिंग लाइक दिस, कि धमाका हुआ जोरदार किस्म का और प्रोमिनेंसेस निकले। अब अगर और फिर क्या होता है, वो जब बहुत दूर निकल जाते हैं तो अक्सर वो बीच में से टूट जाते हैं। अब ये जो प्रोमिनेंसेस हैं ये तो प्योरली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इंतहाई हाईली एनर्जेटिक प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, और वो चलना शुरू कर देते हैं। अब यही वजह है कि जो सूरज से करीब तरीन जो जो प्लैनेट्स हैं वो इनहेबिटेबल शायद ही हों, क्योंकि वजह ये कि वो कॉन्स्टेंटली बम्बार्डेड हैं बाय द हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन। तो वहाँ पे लाइफ का रहना बहुत ही मुश्किल है। तो अब आपको पता है कि सूरज से तीसरा प्लैनेट ज़मीन का है। तो जो बच जाते हैं वो ज़मीन तक पहुँचते हैं। और आपने साथ में कभी सोलर स्पॉट्स का नाम सुना हो। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक एग्जाम्पल एंगुलर मोमेंटम में हेलिडे रेजनिक एंड क्रेन के जो पहला चैप्टर है उसमें उसमें दी हुई है सन स्पॉट्स की। सूरज की आप अगर सरफेस पे देखें तो आपको इस तरह के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। तो आपको आंख से तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आप अगर फिल्टर वगैरह लगे हुए हों तो वो दिखाई देते हैं। वो बेसिकली मैग्नेटिक स्टॉर्म्स बन रहे होते हैं, वो हैं, और उनका एक साइकिल है, वो 11 साल में इस तरह मूव कर रहे होते हैं। और उनका वो किस साइज़ के हैं, क्या कर रहे हैं, उनका बहुत असर पड़ता है इन प्रोमिनेंसेस पे, क्योंकि वो जो प्रोमिनेंसेस जनरेट होते हैं और ज़मीन तक आते हैं, वो जब लोगों को पता नहीं था उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया। क्योंकि जब वो प्रोमिनेंसेस ज़मीन तक पहुंचे और ज़मीन का जो हमारा आयोनोस्फेयर था उसके साथ टकराए, तो उन्होंने क्या किया कि ये यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी थी उसको इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। जब इंक्रीज़ किया तो क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पर चार्ज की तादाद बढ़ गई। अच्छा, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन हो रही थी, जैसे मैंने आपको कहा कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपने अपना सिग्नल यहाँ भेजा, या कहीं फ़र्ज़ करें आपने यहाँ भेजा, ठीक है। अब वो टकरा के जो आपका सिग्नल है वो यहाँ पर आता है। लेकिन चूँकि चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, तो वो जो आपने सिग्नल जो भेजा था वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके जब वो दूसरे पॉइंट पे गया तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो रिसीवर्स थे अक्सर वो उड़ गए, क्योंकि वो इतने स्ट्रेंथ के सिग्नल्स के लिए बने नहीं थे। तो कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये आई थिंक अर्ली 50s या 60s की बात है। तो फिर लोगों को अंदाज़ा हुआ कि भाई ये हुआ क्या, तो इन्वेस्टिगेशंस हुई तो पता चला कि ये इस तरह के सोलर स्टॉर्म्स आते हैं जिसकी वजह से आयोनोस्फेयर की डेंसिटी चेंज होती है और 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 ये सारे मसले खड़े होते हैं। तो अब चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आ गई हैं। तो जब सोलर स्टॉर्म्स आ रहे होते हैं, क्योंकि अब सैटेलाइट्स मौजूद हैं, तो वो पहले से डिटेक्ट कर लेते हैं। तो वो फिर उसके लिहाज से वो अपनी सिग्नल स्ट्रेंथ को कम और ज़्यादा करते रहते हैं, और इस तरह से बचत हो जाती है। लेकिन कहने का मतलब ये है
कि जब हम स्पेस में निकलते हैं, बाहर आते हैं, तो हमारे जो सूट्स होते हैं या जो हमारी स्पेस शटल्स हैं या इवन जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, उनके ऊपर जो कोटिंग होती है, पेंट होता है, वो आम पेंट नहीं होता, बल्कि वो ऐसा होता है कि वो जिस तरह के जो कॉस्मिक रेडिएशंस आ रही हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, उनसे बचा जा सके, वरना वो भून के रख देंगे, पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ आपके साथ। ठीक है, तो ये कुछ बात वाज़ेह हुई कि कॉस्मिक रेडिएशंस क्या हैं। अ, सर जी, सर पूछिए। असल में मैंने कहा था कि कॉस्मिक रेज का वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है, 10⁻22। हम्म। तो मतलब ये इतना शावर्स ऑफ पार्टिकल कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? मतलब ये इंटरेक्शन तो इसका बहुत कम होना चाहिए। नहीं, इंटरेक्शन से क्या मुराद है आपकी? व्हाट डू यू, हाउ डू यू डिफाइन इंटरेक्शन? सर मेरा मतलब है आयनाइजेशन। नहीं तो क्या मतलब, देखो, इंटरेक्शन डिपेंड करता है चार्जेस पे, समझ रहे हो, एनर्जी पे नहीं डिपेंड कर रहा। देखो, जो मैंने तुमसे कहा था कि अगर फर्ज करो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो रहे हैं, तो वो प्रोपोर्शनल होते हैं ई स्क्वायर के, चार्ज स्क्वायर के, वहाँ एनर्जी नहीं आ रही है। एनर्जी तो सिर्फ इस पे वहाँ इंपॉर्टेंट होगी कि आप क्या पार्टिकल बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर फर्ज करो कि उनका लाइफ टाइम बहुत कम है, लेट्स से 2.6 माइक्रोसेकंड, तो ये तो देखो कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट चलते हैं। तो 2.6 सेकंड में वो, अगर तुम उसको ये टाइम है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो सी से, इतना फासला तो तय कर ही लेगा ना, या नहीं? यस सर। तो ये बात है ना, क्योंकि ये इनके जो मैसेज हैं वो आम बॉडी से तो बहुत कम है ना। अगर लेट से सबसे हैवी पार्टिकल इसमें न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है ना, अबाउट क्या नाम है, 937 MeV, राइट? लेट से हम उन्हें 1 GeV मान लें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट समझने के लिए। ठीक है, तो 1 GeV होना और हमारे जैसे बॉडीज जिनका कि मैस बहुत ज़्यादा है, बहुत फ़र्क है ना। तो इस तरह ये वजह है कि प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, या ये पायोन्स वगैरह, ये नॉट एग्जैक्टली द एट द स्पीड ऑफ लाइट, बट 99% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उसके ऊपर ये मूव कर सकते हैं, और और करते भी हैं। तो अब उसके लिहाज से तुम उनका उनका जो रेस्ट फ्रेम में जो लाइफ टाइम है उससे मल्टीप्लाई कर लो, तो तुम्हारे पास डिके लेंथ आ जाती है कि वो कितनी दूर तक जाके वो डिके करेंगे। तो वो तुमने देखा कि वो जो मैंने एक 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 एग्जांपल की है डिस्कस, और जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है, और ये बहुत हर किताब में एग्जांपल मौजूद होती है कि प्रोटॉन, ये जो सॉरी म्यून्स हैं, म्यून्स का लाइफ टाइम मेरे ख्याल से 2.6 माइक्रो सेकेंड है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अ, और फिर अगर हम इसको सी से मल्टीप्लाई वगैरह कर भी दें, तो जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो उतना नहीं है कि जितना कि हम आयनोस्फेयर से सरफेस ऑफ द अर्थ का फासला है। तो फिर म्योन क्यों क्यों पहुंच रहा है हम तक? वो तो उससे पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। तो उसकी वजह यह है कि हमारे उसके अंदर जो उसके रेफरेंस फ्रेम में जो उसका डिस्टेंस दिख रहा है, वो डिफरेंट है, क्योंकि हमें लग रहा है कि म्योन नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर आप म्योन के फ्रेम में बैठ जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि ज़मीन जो है वो आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, अच्छा, वो आपकी तरफ आ रही है तो अब वो मूविंग फ्रेम हो गया, और मूविंग फ्रेम में लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो वो जो डिस्टेंस बन जितना ज़मीन के रेफरेंस फ्रेम में जितना डिस्टेंस बन रहा था, वो म्योन के रेफरेंस फ्रेम में उतना डिस्टेंस नहीं बन रहा, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। जब लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर गई है तो अब म्योन ज़मीन तक पहुंच जाएगा, और फिर म्योन पहुंच भी जाता है। और उसकी वजह क्या है कि हम जो रफ कैलकुलेशंस करते हैं, हम उसमें रिलेटिविटी का जो गैमा फैक्टर है वो हम नहीं डालते, जिसकी वजह से हमारे जवाब गलत आते हैं। जब हम गैमा फैक्टर को प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी इक्वेशन में, तो फिर हमारे जवाब म्योन के फ्रेम में और ज़मीन के फ्रेम में दोनों में दुरुस्त हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिस्टेंसेस हम नापते हैं, हमें उसमें अगर वो जो दूसरा पार्टिकल अगर एट द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है,
तो फिर हमें गैमा फैक्टर जो होते हैं उनको प्रॉपरली यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारे जवाबात गलत होंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ज़मीन पर चूंकि हम ज़मीन के लिहाज से एट रेस्ट होते हैं तो हमें लगता है म्यून मूव कर रहा है, ठीक है, और नियरली एट द स्पीड ऑफ लाइट, राइट, या 0.9 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। लेकिन जब आप म्यून के ऊपर बैठ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ज़मीन उतनी ही स्पीड से भाग के आपकी तरफ आ रही है, राइट। तो फिर आपको वहाँ पे गैमा फैक्टर्स को प्रॉपरली इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो फिर जवाबात आपके दुरुस्त आएंगे। यही वजह है कि म्यून ज़मीन तक पहुँच जाता है, अदरवाइज़ म्यून की लाइफ टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि वो ज़मीन तक पहुँचे। तो यही वजह है कि लोग कहते हैं कि जैसे आप अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हैं तो भागें, और भागें एट द स्पीड ऑफ लाइट, आपके फ्रेम में टाइम स्लो हो जाएगा। लेकिन सब ये कहने की बातें हैं, वो हो तो जाएगा लेकिन वो कहीं ना कहीं कंपनसेट हो रहा होगा। तो कुछ जवाब मिला आपको? जी सर, यस, थैंक यू सर। दूसरा सवाल आपका शायद किसी डेके के बारे में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर मतलब एक डिके के लिए हम फेमन डायग्राम कैसे ड्रा कर सकते कैसे यार, इतने तो हमने एग्जाम्पल देखी थी हैं। सर? मैं जो क्वेश्चन नंबर 2.5 था उसकी सी पार्ट में, नहीं वो उसने बोला कि डिफरेंट वो फेमन डायग्राम ड्रा कर ले, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आपने कहा आपके जर्नल, आपका सवाल बहुत वो था, क्या कहलाते हैं, थोड़ा सा वेग हो गया था। आपने कहा कैसे बनाते हैं, क्योंकि वो तो हमने मेरे ख्याल से इतनी सारी एग्जाम्पल देखी थी, तो फिर ये सवाल तो नहीं हो सकता था। हाँ, सवाल ये होता कि वो एक पर्टिकुलर कोई डायग्राम हो तो वो कैसे बनेगी, वो सवाल तो ठीक है। लेकिन आपका ये सवाल कि फाइनमैन डायग्राम बनती कैसे हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से हमने क्यूईडी की अलग देखी हैं, क्यूसीडी की अलग देखी, फिर वीक इंटरेक्शंस की अलग देखी, फिर और दूसरी चीज़ों की हम देखते रहे हैं। तो मेरे ख्याल है कि फाइनमैन डायग्राम तो हम बनाना सीखी हैं। और जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है, आप इस सवाल की पर्टिकुलर सवाल की बात कर रहे हैं, तो वो भी कर लेते हैं। मैं इसको यस सर। इसको चेंज करता हूँ। आप कौन सा कह रहे हैं सवाल, ज़रा बताएंगे मुझे। 2 पॉइंट, मैं किताब खोल लूँगा। सर हाँ। एक चेक कर रहा हूँ सर। हाँ, 2.5 का आपने। सर 2.5 का बी पार्ट 2.5 का बी पार्ट, और और सी पार्ट भी। उसका पार्ट बी, ये वाला यस सर, बी है, पार्ट। डी नॉट गोज टू पाई प्लस एंड पाई माइनस, ये है। यस सर। देखो, जब भी ये इस तरह के डायग्राम्स बनाई जाती हैं तो सबसे पहले तो तुम ये देखो कि इसमें डी नॉट किससे मिलके बना हुआ है, इसके क्वार्क कंटेंट्स क्या हैं। तुम किताब खोलोगे तो उस शुरू में पेज नंबर ये जो उसका 8 वगैरह है, इसमें फार्मूलाज एंड पार्टिकल डाटा दिया हुआ है। उसमें ये सारे जो मेसॉन्स वगैरह हैं या बैरियंस हैं या वेक्टर मेसॉन्स हैं, इन सब के क्वार्क कंपोजिशन दी हुई है। तो देखो, डी नॉट जो है वो है सी यू बार स्टेट है, यानी कि सी यू बार स्टेट है ये, ठीक है ना। डी नॉट की कंपोजिशन ये है। और जो आपके पास पाई प्लस माइनस हैं, वो भी देख लीजिए कि पाई पाई प्लस का मतलब है यू डी बार, ठीक है। और पाई माइनस का मतलब है, ये इसके क्वार्क कंटेंट्स हैं डी यू बार, ठीक है। अब ये है सूरत हाल। तो अब आपके सामने ये सूरत हाल बन रही है कि जनाब, ये सी यू सर बार। हाँ, पूछें, सवाल तो पूछें, क्या हुआ। हेलो। सर मैं कह रहा हूँ कि डी डी नॉट इज इक्वल टू सी यू और सी यू बार।
सर यू बार तो एंटी पार्टिकल हो गए, लेकिन समटाइम सी यू लिखते हैं। तो बेटा उसमें तुम ये भी तो देखो ना कि जो 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 डी नॉट बार है ना, देखो उसमें दो पार्टिकल्स हैं, डी नॉट हो सकता है और डी नॉट बार। डी नॉट जो है वो उसके क्वार्क कंटेंट्स हैं सी यू बार, ठीक है। इसकी वजह यह है कि जो जो चार्म क्वार्क है उसका उसके ऊपर भी जो चार्ज है वो 2/3 है, और यू के ऊपर भी 2/3 है। तो जब तुमने उसका एंटी ले लिया तो माइनस हो गया, तो माइनस माइनस जीरो हो गया ना, वो माइनस प्लस। तो डी नॉट जो है वो सी यू बार स्टेट है, और जो डी नॉट बार है वो यू सी बार है। यू सी वाली जो स्टेट होगी उसका चार्ज बहुत डिफरेंट हो जाएगा भाई, क्योंकि वहां पर चार्ज तुम्हारा ऐड हो रहा होगा, समझ रहे हो? सही है सर। ठीक है ना। और यू सी वाली स्टेट कोई भी नहीं है, तुमने गलत देखी है। वो कोई ना, ये सर देखो सही। देखो जो मेजॉन्स होते हैं ना, मेजॉन्स, जिन्हें चाहे वो सूडो सूडो हों या सूडो स्केलर्स हों या ना हो, मेजॉन्स जो हैं उनकी जो स्टेट है वो बेसिकली क्यू बार प्राइम है। क्यू बार प्राइम, प्राइम इस वजह से कि इसका मतलब है कि ये और ये क्वार्क्स डिफरेंट हैं, लेकिन ये वाला क्वार्क ऐसा है जो कि बार है। तो अब जैसे ये डी नॉट है तो उसमें सी आ गया और यू बार आ गया। पाई प्लस है उसमें यू आ गया, डी बार आ गया। क्योंकि अब इसमें देखो डी और यू अलग अलग क्वार्क्स हैं, लेकिन इसमें से एक एक क्वार्क एंटी क्वार्क है। इसी तरह पाई माइनस है, उसमें डी है और यू बार आ गया। अब इसी तरह तुम्हारे पास डी नॉट बार हो तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा ये यू सी बार हो जाएगा, ठीक है ना। उसके मुकाबले में जो बैरियॉन्स होते हैं, बैरियॉन्स में क्या होता है कि वो स्टेट्स हैं तीन क्वार्क्स की, राइट। वो थ्री क्वार्क्स जो है वो स्टेट्स हैं। अब उनमें से ये मुमकिन है कि ये तीनों क्वार्क सेम हो या दो क्वार्क सेम हो, ये मुमकिन है, ठीक है। जैसे कि तुम देखोगे ये जो डेल्टा पार्टिकल है, ठीक है, इसकी चार स्टेट्स पॉसिबल हैं, यानी कि यू 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 भी स्टेट पॉसिबल है, ठीक है। फिर उसमें यू यानी कि डबल यू डी मौजूद, मतलब एक एक स्टेट ये हो सकती है। फिर एक स्टेट इसमें यूँ हो सकती है कि यू डबल डी हो सकती है, और एक ट्रिपल डी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या होगा कि इनके चार्जेस जैसे जैसे क्वार्क कंटेंट चेंज होते जा रहे हैं, इनके चार्जेस चेंज होते जा रहे हैं। तो अब देखो कि अगर ये 2/3 है, ठीक है, 2/3 एक एक यू क्वार्क का चार्ज है, उसको तुम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये डबल चार्ज हो, ये डबल ही चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये डबल ही चार्ज होगा, ये सिंगल ही चार्ज होगा, ये सिंगल ही नेगेटिव होगा, और ये डबल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो बैरियॉन्स और मेसॉन्स हैं उसमें चार्ज क्वार्क कंटेंट्स के ज़रिए से स्टेट्स चेंज हो जाती हैं। ये ज़रा दिमाग में रखना पड़ेगा। और ये याद रखो, जब मैंने मेसॉन जो थे वो स्केलर्स थे या सूडो स्केलर्स थे, फिर इसी तरह उनमें वेक्टर मेसॉन्स भी हो सकते हैं। वेक्टर मेसॉन्स में सिर्फ क्या होगा कि वहाँ हमें स्पिन भी कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्केलर्स हैं। जैसे ये स्केलर है, ये स्केलर, इसका मतलब है कि ये वो स्टेट होगी कि जिसमें फर्ज करो कि अगर चार्म क्वार्क अप है, यानी कि उसकी स्पिन अप है, तो यू बार की स्पिन डाउन होगी। इस तरह